नन्ही चिड़िया इतनी ढीठ इसलिए थी क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी। जी मैं समझ गई छोटे मालिक, चंपा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मोहिनी को चंपा के हवाले करने के बाद विराट अपने कमरे में लौट आया और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया। विशाल मैदानों की गहराइयों में एक प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर छिपे हुए थे। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक भव्य हॉल की सुरक्षात्मक बाधा को तोड़ने में पूरे 6 महीने लगा दिए। स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उस हॉल की ओर देखा जिसका व्यूह अब टूट चुका था और राहत की एक हल्की सांस ली। उस व्यूह की सुरक्षा वास्तव में अभेद्य थी। उसके रहस्य और जटिलताएं ऐसी थीं कि ताबीज और व्यूह रचना में विराट की वर्तमान महारत के बावजूद इसे पूरी तरह से नष्ट करने में उसे 6 महीने और कई तरह के उपाय करने पड़े। मैं देखना चाहता हूं कि इस हॉल में आखिर ऐसा क्या छिपा है जिसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आंखों में उत्साह चमक उठा। इतने वर्षों तक इन प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोजबीन करने के बाद विराट यह समझ गया था कि सुरक्षा जितनी कड़ी होगी, अंदर छिपे खजाने उतने ही कीमती होंगे। अत्यधिक उत्साह के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने हॉल में कदम रखा। यह एक विशालकाय हॉल था जो पूरे 10 लाख मील की परिधि में फैला हुआ था। जैसे ही विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने मुख्य हॉल में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने सफेदी का एक विशाल समुद्र था। पूरा हॉल चावलों के पहाड़ों से भरा हुआ था। और तो और यह चावल कोई साधारण चावल नहीं था। प्रत्येक दाना कई फीट लंबा था, जेड पत्थर की तरह चिकना, एक कीमती रोशनी के साथ झिलमिलाता हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब भरा हुआ। चावलों के इन पहाड़ों को देखकर विराट का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह चावल पौराणिक नागदंत चावल लग रहा था। यहां तक कि ड्रैगन द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी नागदंत चावल को एक दुर्लभ खजाना माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नागदंत चावल में शक्तिशाली प्रभाव थे। लंबे समय तक इसका सेवन करने से दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को भी महत्वपूर्ण लाभ हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नागदंत चावल के प्रभाव अपेक्षाकृत सौम्य थे, जिससे यह निचले स्तर के योद्धाओं के लिए भी उपयुक्त था। नागदंत चावल का लंबे समय तक सेवन न केवल भौतिक शरीर का पोषण करता है और क्षमता बढ़ाता है, बल्कि इसमें विशाल, शुद्ध और सौम्य ऊर्जा भी होती है। शोधन के बाद इस ऊर्जा को तेजी से साधना शक्ति में बदला जा सकता है, जिससे यह एक अत्यंत दुर्लभ साधना सामग्री बन जाती है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने मुख्य हॉल से नागदंत चावल का एक टुकड़ा उठाया और उसे पकाने के लिए अमातेरासु ज्वाला का उपयोग किया और फिर धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। एक निवाला लेते ही विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आंखें चमक उठी। नागदंत चावल मुंह में जाते ही पिघल गया। इसका स्वाद बेहद मीठा था। प्रभाव के मामले में यह नागदंत चावल प्राचीन महाद्वीप की जड़ी बूटियों से बनी महाब्रह्म ज्ञान गोली से थोड़ा ही कमतर था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि इस नागदंत चावल का प्रभाव वास्तव में उतना ही सौम्य था जितना कि किंवदंतियों में कहा गया था, न कि महाब्रह्म ज्ञान गोली के हिंसक प्रभावों की तरह। महाब्रह्म ज्ञान गोली केवल उन योद्धाओं द्वारा ली जा सकती थी जो कम से कम अर्धमहान क्षेत्र में हों। अर्धमहान क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं का शरीर इसे लेने पर फट सकता था। इसके सौम्य औषधीय गुणों को देखते हुए विराट ने अनुमान लगाया कि एक पूज्य क्षेत्र का योद्धा भी इस नागदंत चावल का सेवन कर सकता है। हालांकि एक पूज्य क्षेत्र के योद्धा को भी शायद एक निवाला पचाने में लंबा समय लगेगा। नागदंत चावल खाने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूरे हॉल पर एक नजर डाली और खुशी से झूम उठा। यह हॉल लाखों मील में फैला था और इसमें जमा नागदंत चावल ने कम से कम आधी जगह घेर रखी थी। यदि नागदंत चावल की इतनी विशाल मात्रा को पूरी तरह से योद्धाओं की साधना में बदल दिया जाए तो यह अकल्पनीय था कि कितने उच्च स्तरीय योद्धा तैयार किए जा सकते हैं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने सावधानी पूर्वक हॉल का चक्कर लगाया और उसे और भी अधिक खुशी तब हुई जब उसे अंदर नागदंत चावल के बीज मिले। इन बीजों के साथ इसका मतलब था कि वह लगातार नागदंत चावल की खेती कर सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि तलवार संप्रदाय के पास इसकी कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति हो। हाथ के एक इशारे के साथ स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने नागदंत चावल के सभी बीज और नागदंत चावल का एक हिस्सा इकट्ठा कर लिया। हॉल में नागदंत चावल की विशाल मात्रा को कम समय में इकट्ठा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके अलावा उसके पास इतना चावल रखने के लिए इतना बड़ा स्थानिक जादुई खजाना नहीं था। हालांकि विराट अब साधारण अर्धनवीन रैंक के आध्यात्मिक अयस्क पर स्थानिक ऋण अंकित करने के लिए स्थानिक ऋण व्यूह का उपयोग कर सकता था, जिससे विशाल आंतरिक स्थान वाले स्थानिक जादुई खजाने बनाए जा सकते थे। लेकिन उसकी साधना का स्तर उसे केवल 10,000 मील की त्रिज्या के अधिकतम आंतरिक स्थान तक सीमित करता था। और भी बड़े आंतरिक स्थानों के साथ स्थानिक जादुई खजाने बनाने के लिए उसे अपनी साधना में और सुधार करने की आवश्यकता थी। नागदंत चावल और बीज इकट्ठा करने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में स्थापित एक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से तलवार संप्रदाय में लौट आया। निर्मल अवतार को सामान्य सौंपने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार फिर से स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में लौट गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नागदंत चावल लिया और तलवार संप्रदाय में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ परीक्षणों के बाद, जैसा कि विराट ने उम्मीद की थी, नागदंत चावल को वास्तव में पूज्य क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा भी परिष्कृत और अवशोषित किया जा सकता था। इसके अलावा यहां तक कि महारानी रेणुका जैसी अर्ध दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ को भी इसका सेवन करने से बहुत लाभ हुआ। दूसरे शब्दों में, नागदंत चावल का पूज्य क्षेत्र के योद्धाओं से लेकर अर्ध दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों तक सभी पर शक्तिशाली प्रभाव था। एक बार तलवार संप्रदाय में पेश किए जाने के बाद नागदंत चावल का तुरंत बड़ी संख्या में योद्धाओं ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। यहां तक कि दिव्य पवन महल के कई आरोहण लोक के एल्डर्स भी इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। हालांकि प्राचीन महाद्वीप का झरना जल नागदंत चावल की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था, लेकिन महारानी रेणुका से इसे खरीदना बहुत महंगा था। साधना के महत्वपूर्ण क्षणों में बाधाओं को तोड़ने के लिए प्राचीन महाद्वीप का झरना जल अभी भी स्वीकार्य था। इसे एक नियमित साधना संसाधन के रूप में उपयोग करना बहुत ही खर्चीला होगा और बहुत कम लोग इसे वहन कर सकते थे। हालांकि दिव्य पवन महल के कई एल्डर्स को संदेह था कि महारानी का रहस्यमय आध्यात्मिक झरना जल विराट से प्राप्त हुआ था, लेकिन तलवार संप्रदाय ने कभी भी ऐसा रहस्यमय आध्यात्मिक झरना जल पेश नहीं किया था। अगर वे इसे खरीदना चाहते थे तो वे इसे केवल महारानी से ही प्राप्त कर सकते थे। इसने कुछ बुरे इरादे रखने वाले दिव्य पवन महल के एल्डर्स को असहाय बना दिया। महारानी के हाथों में ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक झरना जल के साथ वे कोई भी अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं करते थे। वर्तमान में महारानी निसंदेह दिव्य पवन महल की सबसे शक्तिशाली सदस्य थीं और उनके पास अर्ध आदि स्तर का एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार भी था। कौन लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा? अतुलनीय रूप से महंगे अद्भुत आध्यात्मिक झरना जल की तुलना में तलवार संप्रदाय द्वारा नया लॉन्च किया गया नागदंत चावल बहुत अधिक किफायती था। न केवल दिव्य पवन महल के आरोहण लोक के एल्डर्स तलवार संप्रदाय द्वारा नए पेश किए गए नागदंत चावल के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, बल्कि महारानी रेणुका भी इससे मंत्रमुग्ध थी। इस कारण महारानी रेणुका, जिन्होंने बहुत पहले खाना छोड़ दिया था, ने दिन में 3 बार भोजन के लिए अपना कटोरा फिर से उठा लिया। यह नागदंत चावल न केवल अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और एक दुर्लभ व्यंजन था, बल्कि इसके जबरदस्त फायदे भी थे। हालांकि महारानी रेणुका के पास प्राचीन महाद्वीप की धाराओं तक पहुंच थी, लेकिन उस पानी की कीमत सस्ती नहीं थी। इस नागदंत चावल को उस पानी के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा इस नागदंत चावल का सेवन करने से भौतिक शरीर को पोषण देने पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। शोधन के मामले में नागदंत चावल को प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की तुलना में परिष्कृत करना बहुत आसान था। तलवार संप्रदाय द्वारा नागदंत चावल पेश करने के बाद तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल दोनों की विकास गति एक बार फिर काफी तेज हो गई।
वास्तव में हालांकि तलवार संप्रदाय की औषधि कार्यशाला हर दिन भारी मात्रा में विभिन्न गोलियां बनाती थी, लेकिन तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल द्वारा खपत बहुत अधिक थी। खासकर दिव्य पवन महल के शामिल होने के बाद खपत की दर और भी आश्चर्यजनक हो गई। कुल मिलाकर तलवार संप्रदाय में इन उच्च श्रेणी की गोलियों की आपूर्ति मांग से कम हो रही थी। अब नागदंत चावल की आपूर्ति के साथ औषधि कार्यशाला पर दबाव काफी कम हो गया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा लाए गए अधिकांश नागदंत चावल को शालिनी के खजाना विभाग को सौंप दिया, जबकि शेष नागदंत चावल और उसके बीजों को एक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर भेज दिया गया। नागदंत चावल के बीज प्राप्त करने के बाद विराट के असली शरीर ने उन्हें अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में लगाना शुरू कर दिया। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में समय की गति 10 गुना तेज है, जिससे यह इन नागदंत चावल के बीजों के रोपण प्रभाव का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गई। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल की मिट्टी में पहले से ही अद्वितीय गुण थे। समय की गति के 10 गुना और दूसरे स्तर की अविश्वसनीय रूप से घनी तारों की रोशनी के पोषण के साथ मिलकर वहां लगाए गए नागदंत चावल के बीज अकल्पनीय गति से बढ़े। बाहरी दुनिया में केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में या टॉवर के अंदर 1 वर्ष में अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में नागदंत चावल पूरी तरह से पक गया था। पके हुए नागदंत चावल के बीजों की कटाई के बाद विराट ने इस नए लगाए गए चावल के प्रभावों का स्वाद चखा। उसके प्रयोगों से पता चला कि अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में उगाया गया नागदंत चावल प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त नागदंत चावल की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, जबकि प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त नागदंत चावल महाब्रह्म ज्ञान गोली की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली था। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में उगाया गया नागदंत चावल महाब्रह्म ज्ञान गोली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लगता है कि नागदंत चावल के असाधारण प्रभाव अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल की अनूठी मिट्टी और अविश्वसनीय रूप से समृद्ध तारों की रोशनी से पोषण के कारण है। विराट को अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में तारों की रोशनी के चमत्कारी प्रभावों की गहरी समझ है। यहां तक कि मध्य श्रेणी के आदि जल तत्व मोती में भी इस तारों की रोशनी को अवशोषित करने पर एक धीमा परिवर्तन और सुधार हुआ। जहां तक सूर्य संप्रदाय के खंडहरों से प्राप्त जीवन स्रोत मोती की बात है, तो इस समृद्ध तारों की रोशनी को अवशोषित करने के बाद इसमें सुधार और भी आश्चर्यजनक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में लगाया गया नागदंत चावल इस तारों की रोशनी को अवशोषित करते हुए इतना बेहतर हो गया है। इस प्रयोग के बाद विराट यही नहीं रुका, बल्कि उसने नागदंत चावल की दूसरी खेप लगाना जारी रखा। इस बार विराट ने न केवल इसे अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में लगाया, बल्कि प्राचीन महाद्वीप की धाराओं के पानी से इसकी सिंचाई भी शुरू कर दी। प्राचीन महाद्वीप के पानी के साथ नागदंत चावल का विकास और भी आश्चर्यजनक हो गया। बाहरी दुनिया में 10 दिनों में या टॉवर के अंदर 3 महीनों से थोड़ा अधिक समय में नागदंत चावल पूरी तरह से पक गया था। विराट ने पके हुए नागदंत चावल में से कुछ काटा और उसका स्वाद चखा। उसने महसूस किया कि प्राचीन महाद्वीप की धाराओं के पानी से उगाया गया यह नागदंत चावल स्वयं पानी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त नागदंत चावल की तुलना में इसके प्रभाव 100 गुना से अधिक थे। बेशक ऐसे शक्तिशाली नागदंत चावल की भारी कीमत चुकानी पड़ी। न केवल इसे अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से तारों की रोशनी को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, बल्कि सिंचाई के लिए प्राचीन महाद्वीप की धाराओं के अविश्वसनीय रूप से कीमती पानी की भी आवश्यकता थी। कई परीक्षणों के बाद विराट नागदंत चावल की खेती के परिणामों से बहुत संतुष्ट था। नाग, इधर आओ। विराट ने दूर नीले वस्त्र पहने लड़के को इशारा किया और पुकारा। नीले कपड़े पहने लड़का, जो कुछ दूरी पर टांगे फैलाकर जमीन पर लेटा हुआ था, विराट की पुकार सुनकर अनिच्छा से उठ खड़ा हुआ। वह आलस से उड़कर विराट के पास आया और पूछा, विराट क्या बात है, आज से तुम अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर नागदंत चावल लगाओगे? विराट ने लड़के को नागदंत चावल के बीज सौंपे। विराट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं एक प्राचीन तलवार की आत्मा हूं और तुम मुझसे खेती करने के लिए कह रहे हो? मैं यह नहीं करूंगा। विराट की बात सुनकर नीले कपड़े वाला लड़का उछल पड़ा। यह नागदंत चावल योद्धाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था, लेकिन वह तो बस एक तलवार था और यह उसके लिए बेकार था। वह ऐसा एहसान फरामोश काम नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से पानी पाने के बारे में भूल जाओ। विराट ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। यकीन मानिए, जैसे ही विराट ने वे शब्द कहे, नीले कपड़े वाला लड़का तुरंत सहम गया। विराट, तुम्हारे साथ रहकर मेरी किस्मत फूट गई है। कोई और योद्धा होता, अगर उसे मेरे जैसी प्राचीन तलवार की आत्मा मिलती, तो वह मुझे राजा की तरह रखता। तुम्हारे जैसा कोई जो मेरे जैसी प्राचीन आत्मा से खेती करवा रहा है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। नीले कपड़े वाला लड़का बड़बड़ाया। नाग, अगर तुम किसी और योद्धा से मिले होते, तो तुम शायद अब तक एक जंग लगी टूटी हुई तलवार ही होते। तुम इस स्थिति में कैसे ठीक हो पाते? विराट ने ताना मारा। वह अब कुएं का मेंढक नहीं था, जो पहले की तरह आसानी से नीले कपड़े वाले लड़के की बातों में आ जाए। विराट को पूरा यकीन था कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई और नहीं था जो प्राचीन महाद्वीप से ऐसे अद्भुत संसाधन प्राप्त कर सके जैसे उसने किए थे। इन वर्षों में उसने कई अन्य महाद्वीपों और दुनियाओं में प्रवेश किया था, लेकिन उसे कभी भी ऐसा कोई नहीं मिला जो प्राचीन महाद्वीप की बराबरी कर सके। प्राचीन महाद्वीप निस्संदेह एक अत्यंत उन्नत दुनिया थी, शक्ति सिंधु महाद्वीप से कई गुना अधिक उन्नत। प्राचीन महाद्वीप पर सबसे साधारण घास और धाराओं में भी अद्वितीय शक्ति थी, इसलिए कोई केवल प्राचीन महाद्वीप के सच्चे खजानों की विशाल शक्ति की कल्पना कर सकता है। विराट के शब्द सुनकर हरे वस्त्रधारी लड़का चुप हो गया। विराट ने जो कहा वह वास्तव में सच था। अगर वह किसी और के हाथों में पड़ गया होता, तो अपनी वर्तमान स्थिति में ठीक होना तो दूर, वह शायद अभी भी एक जंग लगी टूटी हुई तलवार ही होता। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके मूल की बहाली अनंत परम मीनार द्वारा प्राप्त की गई थी। अनंत परम मीनार जैसी दैवीय कलाकृति के अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी दूरदराज और गरीब जगह में यह संभावना नहीं है कि कोई और व्यक्ति होगा जो उसके सोए हुए सार को जगा सके। वह अपनी वर्तमान स्थिति में ठीक होने में सक्षम है, क्योंकि विराट ने उसे प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए हैं। यदि यह केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के संसाधन होते, तो यह अज्ञात है कि उसे इस स्तर तक ठीक होने में कितना समय लगता। आह, कितनी चिंता की बात है। विराट को मूर्ख बनाना अब मुश्किल होता जा रहा है। पहले उसकी कुछ डींगें विराट को आसानी से प्रभावित कर सकती थीं, लेकिन अब उसे समझाना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि वह विराट को मूर्ख नहीं बना सकता, इसलिए हरे वस्त्रधारी लड़का केवल अपनी किस्मत स्वीकार कर सकता है। विराट द्वारा प्राचीन महाद्वीप से उसकी पानी की आपूर्ति बंद करने की तुलना में खेती करना बेहतर है। विराट ने न केवल हरे वस्त्रधारी लड़के को अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर खेती करवाई, बल्कि मदद के लिए नीलिमा को भी ले आया। आखिरकार यह छोटी मूर्ख चिड़िया हाल ही में बहुत बेकार बैठी थी, हमेशा चंपा के लिए मुसीबत खड़ी करती रहती थी। उसे चंपा के लिए मुसीबत पैदा करने देने की तुलना में उससे कुछ काम करवाना बेहतर है। शुरुआत में नन्ही नीली चिड़िया ने विराट के लिए ऐसा खुरदरा काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। चंपा का समर्थन होने के कारण विराट अब उसे नियंत्रित करने के लिए साधना संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर विराट ने उसे साधना संसाधन नहीं दिए, तो वह बस चंपा से मांग लेगी। लेकिन नागदंत चावल के फायदों का अनुभव करने के बाद वह तुरंत दौड़ती हुई आई। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में विराट की खेती में मदद करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गई। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में विराट को नागदंत चावल उगाने में मदद करके वह न केवल विराट की पीठ पीछे गुप्त रूप से कुछ जमा कर सकती थी, बल्कि कटाई के बाद डंठल भी उसकी जन्मजात फीनिक्स ज्वाला की खेती के लिए उत्कृष्ट सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकते थे। वह बिना फायदे के कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन वह ऐसा कुछ क्यों नहीं करेगी जिससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। 2 रोपण और कटाई चक्रों के बाद विराट ने नागदंत चावल के बीजों की एक बड़ी मात्रा जमा कर ली थी।
युवा नीले वस्त्रधारी लड़के और नन्ही नीली चिड़िया के लिए अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में रोपण करने के लिए कुछ रखने के अलावा विराट ने शेष नागदंत चावल के बीज तलवार संप्रदाय को वापस भेज दिए। अपने निर्मल अवतार को संप्रदाय के क्षेत्र में नागदंत चावल की खेती को व्यापक रूप से बढ़ावा देने का निर्देश दिया। हालांकि साधारण जमीन पर उगाए गए नागदंत चावल के प्रभाव अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में उगाए गए चावल की तुलना में बहुत कम थे, लेकिन यह नागदंत चावल अभी भी निचले स्तर के योद्धाओं के लिए उपयुक्त था। हालांकि अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में उगाए गए नागदंत चावल में बहुत अधिक ऊर्जा थी और इसलिए यह निचले स्तर के योद्धाओं के लिए अनुपयुक्त था। यदि तलवार संप्रदाय का नागदंत चावल अंततः असीमित मात्रा में उपलब्ध एक सामान्य खाद्य सामग्री बन जाता है तो तलवार संप्रदाय की विकास गति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। अपने असली शरीर द्वारा वापस भेजे गए नागदंत चावल के बीज प्राप्त करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सबसे पहले दक्षिणी महाद्वीप के भीतर इसकी खेती को बढ़ावा दिया। हालांकि उसके असली रूप ने अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर 2 रोपण और कटाई के अनुभवों के माध्यम से नागदंत चावल के बीजों की एक महत्वपूर्ण संख्या जमा की थी, लेकिन मात्रा अभी भी अपेक्षाकृत सीमित थी। दक्षिणी महाद्वीप का क्षेत्र इतनी बड़ी मात्रा में खेती करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। कई और रोपण और कटाई के बाद और भी अधिक नागदंत चावल के बीज जमा करने के बाद इसे पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश और गांवहर राजवंश के क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सकता था। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल के स्थानांतरण चबूतरे पर रोशनी की एक चमक दिखाई दी और विराट प्राचीन आभा, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और प्राचीन महाद्वीप की घास की एक बड़ी मात्रा के साथ वापस आ गया। जैसे ही विराट अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर लौटा, उसने दूर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा को फूटते हुए महसूस किया। ऊपर देखते हुए विराट ने तारों भरे आकाश के नीचे उड़ते हुए दसियों हजारों मील लंबे एक विशाल हरे पक्षी को देखा। ऊर्जा की भयानक लहरें उसके शरीर से निकल रही थीं, जो ज्वार की लहर की तरह चारों दिशाओं में फैल रही थीं। विशाल हरे पक्षी के शरीर पर एक भयानक रूप से शक्तिशाली हरी ज्वाला जल रही थी। यह देखकर विराट की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी मूर्ख चिड़िया शार्दूल से भी तेजी से अर्ध आरोहण लोक को तोड़ पाएगी। एक विचार के साथ विराट की आकृति चमक उठी और वह तुरंत विशाल हरे पक्षी के सामने प्रकट हो गया। छोटी मूर्ख चिड़िया, क्या तुमने गुप्त रूप से कुछ नागदंत चावल छिपाया था? विराट ने विशाल हरे पक्षी को देखते हुए पूछा। इस छोटी मूर्ख चिड़िया ने संभवतः नागदंत चावल का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से छिपा लिया था, जो उसने तब लगाया था जब वह अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से दूर था। अन्यथा यदि यह उसके आवंटित हिस्से के अनुसार होता तो उसके लिए इतनी जल्दी अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं था। मैंने नहीं किया विराट, मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। छोटा हरा पक्षी डगमगाया और तुरंत एक हथेली के आकार की नन्ही नीली चिड़िया में बदल गया और विरोध किया। हालांकि उसकी इधर उधर भागती आंखें और टिमटिमाती नजर उसके दोषी विवेक को धोखा दे रही थीं। तुम अब भी कहती हो कि तुमने नहीं किया। तुम मूर्ख छोटी चिड़िया, तुमने कुछ गलत किया है और तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। विराट ने उसके माथे पर हल्का सा झटका दिया और चिढ़कर कहा, आज से बाहर गेट की पहरेदारी करने की तुम्हारी बारी है। अब शार्दूल के वापस आने और साधना करने का समय है। नीलिमा दोषी महसूस करते हुए विराट के आदेश पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके अलावा यह देखते हुए कि वह बेवकूफ बाघ बाहर गेट की पहरेदारी कर रहा था, उसे उस पर दया आ गई और वह अस्थायी रूप से उसके लिए गेट की पहरेदारी करने के लिए तैयार हो गई। विराट नीलिमा को लेकर अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से निकल गया। फिर उसने शार्दूल को, जो बाहर गेट की पहरेदारी कर रहा था, साधना के लिए अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति दी। उसने शार्दूल को प्राचीन महाद्वीप की धाराओं के पानी का उपयोग करके उगाए गए नागदंत चावल की भी काफी मात्रा दी। शार्दूल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने से दूर नहीं है। नन्ही नीली चिड़िया ने शार्दूल से भी तेज गति से जो सफलता पाई, उसका कारण उसकी श्रेष्ठ प्रतिभा नहीं थी, बल्कि यह था कि उसने अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में साधना में बहुत अधिक समय बिताया था। इससे वह साधना के स्तर में शुरुआत में शार्दूल से बहुत पीछे होने के बावजूद अब उसकी बराबरी कर पाई थी और यहां तक कि उससे आगे भी निकल गई थी। यह देखकर कि नन्ही नीली चिड़िया पहले ही अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश कर चुकी है, शार्दूल को तुरंत बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ। इस मूर्ख छोटी चिड़िया का साधना स्तर अब उससे आगे निकल चुका था और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से मुसीबत खड़ी करने का कोई मौका ढूंढेगी। एक लोक के अंतर के साथ उसे भरोसा नहीं था कि वह उस मूर्ख छोटी चिड़िया को हरा पाएगा। आखिरकार उस छोटी चिड़िया की युद्ध क्षमता काफी दुर्जेय थी। अगर वह उस मूर्ख छोटी चिड़िया से पिट गया तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विराट ने नागदंत चावल का कुछ हिस्सा चंपा को दिया और उस दिन से उनका जीवन नश्वर युग के दैनिक भोजन जैसा हो गया। उन जैसे उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए उन्हें अब अनाज खाने की आवश्यकता नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना उनकी जीवन ऊर्जा की जरूरतों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। इसलिए दिन में कभी कभार 1 या 2 बार खाने के अलावा वे शायद ही कभी नियमित आहार लेते थे। हालांकि नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद उनका जीवन दिन में 3 बार भोजन की अपनी पिछली दिनचर्या पर लौट आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नागदंत चावल का सेवन उनकी साधना के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था। दिन में 3 बार के इन भोजनों के साथ विराट और अन्य लोगों के दैनिक जीवन में बहुत अधिक अपनापन और मानवीय स्पर्श आ गया। सबसे खुश चंपा थी। खाने की मेज पर उसे ऐसा लगा जैसे वह छोटे मालिक के साथ रहने वाले अपने बचपन के दिनों में लौट आई हो। मोहिनी ने रसोई में चंपा की सक्रिय रूप से मदद की, लेकिन वह मेज पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाई। विराट और चंपा के बार बार अनुरोध करने के बाद ही वह झिझकते हुए भोजन में शामिल हुई। हर भोजन के समय विराट अनंत परम मीनार से शार्दूल को बुलाता था। खाने की मेज पर शार्दूल असामान्य रूप से मानव रूप में बदल जाता था। एक गोल मटोल 5 या 6 साल का लड़का बन जाता था और अपने कटोरे में चावल ठूस ठूस कर खाता था, जो देखने में काफी प्यारा और बेधड़क लगता था। केवल नन्ही नीली चिड़िया खाना खाते समय भी हठपूर्वक बदलने से इनकार करती थी, अपने पंखों से कटोरा पकड़े हुए और चूजे की तरह चावल चुगती हुई, जो पूरी तरह से हास्यास्पद लगती थी। मोहिनी ने चावल का एक निवाला लिया और जैसे ही उसने नागदंत चावल से पके चावल को निगला, उसने तुरंत अपने पेट में एक शक्तिशाली लेकिन सौम्य ऊर्जा फैलते हुए महसूस की, जो लगातार उसके शरीर को पोषण दे रही थी और अशुद्धियों को साफ कर रही थी। इसके अलावा यह विशाल ऊर्जा तेजी से उसकी साधना शक्ति में बदल रही थी। मोहिनी इन सब बातों से पूरी तरह हैरान थी। उसे लगा कि उसके हाथ में चावल का यह कटोरा उसकी जनजाति के सबसे कीमती प्राकृतिक खजानों से भी अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ चावल का यह कटोरा शायद अनमोल कीमत का था, फिर भी विराट काले बाजार से खरीदी गई इस सेविका को इतना कीमती खजाना देने के लिए तैयार था। कृतज्ञता से अभिभूत होकर मोहिनी ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ अपना भोजन किया। विराट उसके लिए बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि उसके अपने कबीले के सदस्यों की दयालुता से भी बढ़कर। भोजन समाप्त करने के बाद नागदंत चावल की शक्तिशाली ऊर्जा की बदौलत मोहिनी ने तेजी से महान क्षेत्र के शिखर को तोड़ दिया। हालांकि महान क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के बाद भी वह हर भोजन नहीं कर सकती थी। उसकी युद्ध कला प्रतिभा अभी भी विराट, चंपा, शार्दूल और नन्ही नीली चिड़िया की तुलना में बहुत कम थी। जबकि विराट और अन्य लोग हर दिन खाने के बावजूद नागदंत चावल को जल्दी से परिष्कृत कर सकते थे, मोहिनी को सिर्फ एक बार भोजन करने के बाद चावल को पूरी तरह से पचाने और परिष्कृत करने में कई दिन लग गए। इस गर्म और शांत वातावरण में दिन धीरे धीरे और शांति से बीत रहे थे। मोहिनी को लगा कि इस आंगन में जीवन सबसे सुखद था जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव किया था। उसे डर या चिंता में जीने की जरूरत नहीं थी। एक छोटी सी कमी के अलावा कभी कभार नन्ही नीली चिड़िया द्वारा डराए जाने के उसे कोई और पछतावा नहीं था।
हालांकि यहाँ जीवन शांतिपूर्ण और सुंदर था, फिर भी मोहिनी अक्सर अपने परिवार को याद करती थी। लोमड़ी कबीले को न केवल अन्य दानव जातियों द्वारा बल्कि मनुष्यों द्वारा भी सताया गया था। विशेष रूप से लोमड़ी कबीले की उनकी शाखा, जो उत्तरी और मध्य महाद्वीपों के बीच की सीमा के पास स्थित थी, को और भी अधिक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके कबीले के सदस्यों को अन्य दानव जातियों द्वारा लूटपाट और मनुष्यों द्वारा शिकार से बचाव करना पड़ता था। वह अब विराट के साथ रह रही थी, जिसे पीड़ा से मुक्ति माना जा सकता था, लेकिन उसके कबीले के अधिकांश सदस्य अभी भी भीषण परिस्थितियों में जी रहे थे। जब से नागदंत चावल की आपूर्ति आई थी, मोहिनी लगन से साधना कर रही थी। वह उस दिन के लिए तरस रही थी जब उसकी साधना पूरी हो जाएगी, ताकि वह न केवल विराट की दयालुता का बदला चुका सके बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए भी लौट सके, उन्हें एक शांतिपूर्ण पनाहगाह दे सके जहां वे शांति से रह सके। युमेश शाही शहर, वरुण प्रांत का मुख्यालय। छोटे मालिक जबिन, मेरे बेटे के साथ वास्तव में क्या हुआ? एक हट्टा कट्टा आदमी जबिन को घूर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि लोह पर्वत संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख प्रवीण सिंह था, जो अपने बेटे पर्वत सिंह की मौत के कारण की जांच करने के लिए गुस्से में युमेश शाही शहर आया था। युमेश शाही शहर पहुंचने के बाद उसे जल्दी ही पता चला कि अपनी मृत्यु से पहले पर्वत सिंह वरुण प्रांत के मुख्यालय में जबिन के साथ समय बिता रहा था। संप्रदाय प्रमुख प्रवीण, मैं भी युवा पर्वत की मृत्यु से बहुत दुखी हूं। हालांकि युवा पर्वत की मौत का वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसे काले कपड़े वाली एक महिला ने तलवार के एक ही वार से मार डाला, जबिन ने लाचारी से कहा। वह जिस मुसीबत से निपट रहा था, वह आखिरकार उसके दरवाजे पर आ ही गई थी। हालांकि प्रवीण सिंह की पूछताछ से जबिन काफी चिढ़ गया था, लेकिन वह प्रवीण सिंह से डरता नहीं था। आखिरकार यह वरुण प्रांत का क्षेत्र था और प्रवीण सिंह यहां उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी हैसियत को देखते हुए भले ही प्रवीण सिंह क्रोधित हो, वह उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। वह काले कपड़े वाली महिला आखिर है कौन? प्रवीण सिंह ने जबिन की ओर देखा और भारी आवाज में पूछा। खैर, मुझे भी नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह काले कपड़े वाली महिला बहुत रहस्यमय और काफी शक्तिशाली है। हालांकि मैं संप्रदाय प्रमुख प्रवीण को उसका स्थान बता सकता हूं, जबिन ने कहा। हालांकि वह कुछ समय से वरुण प्रांत के क्षेत्र में रह रहा था, फिर भी उसने काले कपड़े वाली महिला की जांच के लिए लोगों को भेजा था। वह ठीक ठीक कहां है? प्रवीण सिंह ने ठंडे स्वर में पूछा। युमेश शाही शहर में चंद्रसराय में, जबिन ने उत्तर दिया। यह सुनकर प्रवीण सिंह के माथे पर बल पड़ गए। युमेश शाही शहर में चंद्रसराय कोई साधारण सराय नहीं थी, उसका एक शक्तिशाली समर्थक था। यह अफवाह थी कि इस सराय का मालिक एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक का विशेषज्ञ था। हालांकि प्रवीण सिंह ने संकोच नहीं किया। जबिन की बातें सुनने के बाद वह तुरंत मुड़ा और वरुण प्रांत के निवास से निकल गया, चंद्रसराय की ओर बढ़ते हुए। चाहे चंद्रसराय का मालिक कोई भी हो, वह अपने प्रतिशोध में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। हालांकि वह एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ को नाराज करने में अनिच्छुक था, लेकिन वह अपने बेटे की हत्या की चिंता किए बिना नहीं रह सकता था। जबिन ने प्रवीण सिंह को जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हे, अब एक अच्छा तमाशा होने वाला है। हालांकि उसने प्रवीण सिंह को काले वस्त्रधारी महिला के ठिकाने के बारे में बता दिया था, लेकिन उसने प्रवीण सिंह को जो नहीं बताया वह यह था कि काले वस्त्रधारी महिला और विराट के बीच कुछ अस्पष्ट संबंध लग रहे थे। उसने स्वाभाविक रूप से सुना था कि युमेश शाही शहर की सड़कों पर काले वस्त्रधारी महिला पर योद्धाओं के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था और कैसे विराट ने उसे बचाया था। वह देखना चाहता था कि क्या विराट फिर से हस्तक्षेप करेगा जब काले वस्त्रधारी महिला का पीछा प्रवीण सिंह कर रहा होगा। यदि विराट ने हस्तक्षेप किया तो यह अनिवार्य रूप से एक ऐसी लड़ाई होगी जहां दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। जबकि विराट की नींव भयानक रूप से गहरी थी, लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख के रूप में प्रवीण सिंह भी कोई कमजोर नहीं था। आखिर प्रवीण सिंह एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक का विशेषज्ञ था। वह दो बाघों के बीच इस लड़ाई को देखकर खुश होगा, चाहे कोई भी जीते या हारे। पर्वत सिंह की मृत्यु के कारण लौह पर्वत संप्रदाय के साथ उसका रिश्ता स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। भले ही प्रवीण सिंह उसके साथ कुछ करने की हिम्मत न करे, जबिन को यह जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि प्रवीण सिंह जैसा मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ उसे नापसंद करता है। इसलिए चाहे प्रवीण सिंह विराट द्वारा मारा जाए या विराट प्रवीण सिंह द्वारा घायल हो जाए, यह ऐसी बात थी जिसे देखकर जबिन बहुत खुश होगा। एल्डर जांग, आप जाइए और देखिए कि क्या हो रहा है। मुझे तुरंत रिपोर्ट करें, जबिन ने वरुण महल के एल्डर से कहा, जो उसके अंगरक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। वरुण महल के एल्डर, जो एक शुरुआती स्तर के आरोहण लोक एल्डर थे, यह सुनकर भड़क उठे। आखिरकार वह वरुण महल के शुरुआती स्तर के आरोहण लोक एल्डर थे और जबिन द्वारा इस तरह आदेश दिया जाना उन्हें बहुत असहज कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका वर्तमान कर्तव्य जबिन का अंगरक्षक होना था और उनके पास जबिन के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वे अनिच्छुक हों। मैं समझ गया, एल्डर जांग ने उदासीनता से उत्तर दिया और फिर वे वरुण महल के निवास से चले गए, चंद्रसराय की ओर प्रवीण सिंह के पीछे पीछे। एल्डर जांग को जाते हुए देखकर जबिन मन ही मन मुस्कुराया। बूढ़ा कहीं का कचरे का ढेर जो युद्ध कला के रास्ते के अंत तक पहुंच गया है, मेरे सामने किस बात का दिखावा कर रहा है। अगर यह तथ्य न होता कि तुम अभी भी कुछ हद तक उपयोगी हो, तो मैंने तुम्हें एक ही बार में कुचलकर मार डाला होता। जबिन को वास्तव में इस वरुण महल एल्डर की परवाह नहीं थी, जो केवल आरोहण लोक के शुरुआती चरण में था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए महापर्वत मोह की शक्ति को उजागर करके ऐसे साधारण शुरुआती चरण के आरोहण लोक योद्धा को मारना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यह शुरुआती चरण का आरोहण लोक एल्डर अब उसका अंगरक्षक था। हालांकि वह बूढ़ा हमेशा उसमें कमियां ढूंढता रहता था, वह अभी भी कुछ हद तक उपयोगी था, इसलिए वह उसे फिलहाल के लिए बर्दाश्त करेगा। युमेश शाही शहर, युवराज युवान का निवास। अपना भोजन समाप्त करने के बाद विराट, चंपा और नन्ही नीली चिड़िया आंगन में जमा हो गए। अपनी अपनी जन्मजात ज्वालाओं का उपयोग करके नागदंत चावल के डंठलों को जलाने लगे। हालांकि उन्हें डंठल कहा जाता था, वे वास्तव में विशाल पेड़ थे, प्रत्येक 10 फीट मोटा। आखिरकार एक अकेला नागदंत चावल का दाना कई फीट लंबा था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि जिन डंठलों से यह उगा था वे कितने बड़े होंगे। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर लगाए गए नागदंत चावल वास्तव में गगनचुंबी पेड़ों की तरह दिखते थे। नागदंत चावल के डंठलों में स्वाभाविक रूप से काष्ठ तत्व ऊर्जा की बहुत समृद्ध मात्रा होती है। इसके अलावा ये डंठल अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर उगाए गए थे और प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से सिंचित थे, जिससे उनकी ऊर्जा और भी शुद्ध और केंद्रित हो गई थी। ये डंठल उनकी जन्मजात ज्वालाओं के लिए उत्तम पोषण थे। जैसे ही प्रत्येक विशाल डंठल जला, शुद्ध काष्ठ तत्व ऊर्जा तीनों लोगों की जन्मजात ज्वालाओं में विलीन हो गई, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। जबकि तीनों अपनी जन्मजात ज्वालाओं के साथ आंगन में तल्लीन थे, मोहिनी बहुत दूर छिपी हुई थी, पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि वह पहले ही महान क्षेत्र के शिखर को तोड़ चुकी थी, फिर भी उसने तीनों द्वारा छोड़ी गई 3 ज्वालाओं की भयानक शक्ति को दृढ़ता से महसूस किया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ एक छोटा सा स्पर्श भी संभवतः उसे राख में बदल देगा। जब तीनों आंगन में अपनी आग में तल्लीन थे, विराट ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाई और तुरंत अमातेरासु कांच ज्वाला को दूर कर दिया। छोटी मूर्ख चिड़िया, मेरे साथ आओ। विराट खड़ा हो गया और बोला, छोटे मालिक क्या हुआ? यह देखकर चंपा ने जल्दी से पूछा। दामिनी, काले कपड़े वाली महिला जिसने पर्वत सिंह को मारा था, मुसीबत में है, विराट ने गंभीर भाव से कहा। चंद्रसराय में छोड़े गए पुतला ताबीज से बने कागज के सारस के माध्यम से उसने पहले ही एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ को उस आंगन की ओर उड़ते देखा था जहां दामिनी रह रही थी। हट्टे कट्टे आदमी के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह दामिनी के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए वहां था। एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ, यहां तक कि विराट के लिए भी यह काफी परेशानी भरा था। दामिनी के लिए एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ से निपटना बहुत मुश्किल होगा।
विराट, तुम सच में बहुत बोर हो रहे हो। अगर वह काले कपड़े वाली महिला मुसीबत में है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? देखो तुम कितने बेचैन हो। तुम फिर से हीरो बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? नन्ही नीली चिड़िया बड़बड़ाई। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद उसने जल्दी से अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि को दूर कर दिया और विराट के पीछे हो ली, चंद्रसराय की ओर उड़ते हुए। हालांकि उसे ईर्ष्या होने का खतरा था और वह अक्सर विराट पर नखरे दिखाती थी, लेकिन वह जानती थी कि क्या महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी विराट इतनी परवाह करता था, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ईर्ष्या एक बात थी, लेकिन वह ईर्ष्या को महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दे सकती थी। यही कारण था कि विराट ने उसकी सामान्य हरकतों को बर्दाश्त किया, क्योंकि नन्ही नीली चिड़िया कभी भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अस्पष्ट नहीं थी। चाहे नन्ही नीली चिड़िया कितनी भी मुसीबत खड़ी करे, उसने उसे नाजुक क्षणों में कभी निराश नहीं किया। युमेश शाही शहर में चंद्रसराय में एक विशाल हाथ आकाश से नीचे उतरा, जिसने प्रथम प्रांगण की रक्षात्मक बाधा को चकनाचूर कर दिया और पूरे स्थान को नष्ट कर दिया। आंगन के भीतर दामिनी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार व्यूह बनाने वाली सैकड़ों लंबी तलवारों से घिरी हुई नीचे उतरते हाथ का विरोध कर रही थी। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। विशाल हाथ तलवार व्यूह से टकराया, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। इस विनाशकारी प्रहार को झेलते हुए दामिनी के मुंह से खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। हालांकि इतनी भारी शक्ति का सामना करते हुए भी दामिनी ने तलवार व्यूह को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और जानलेवा कोशिश की। सौभाग्य से उस वर्ष के दौरान अपनी चोटों से उबरने के बाद उसने अपना भेष बदला और चुपके से सराय से बाहर निकलकर रत्न भंडार से सैकड़ों अर्ध नौवीं श्रेणी की लंबी तलवार वाले जादुई हथियार खरीदे। इसने उसे संपूर्ण महापंचतत्व तलवार व्यूह को परिपूर्ण करने की अनुमति दी, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। अन्यथा वह प्रवीण सिंह के शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाती। हालांकि फिर भी वह प्रवीण सिंह जैसे मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ के खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। हालांकि उसके पास असाधारण प्रतिभा थी, फिर भी वह अपनी पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी से काफी कमतर थी। बैंगनी तलवार स्वामी अपने शिखर महान क्षेत्र की साधना के साथ एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ को मार सकती थी, लेकिन दामिनी स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रवीण सिंह जैसे मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ के खिलाफ उसका जीवित रहना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। सराय के अंदर सेवक ने इस दृश्य को देखते हुए अपने बगल में एक ब्रोकेड वस्त्र पहने आदमी से कहा, मालिक, क्या हम वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हैं? हम नहीं कर सकते, अब हालात अलग हैं। दाव संघ का ध्यान पूरी तरह से मध्य महाद्वीप के पश्चिम में दानव कबीले के खिलाफ युद्ध पर केंद्रित है। दाव संघ की बाधाओं के बिना मध्य महाद्वीप में व्यवस्था और भी अराजक हो जाएगी। मैं किसी असंबंधित व्यक्ति के लिए खड़ा नहीं होना चाहता और लोह पर्वत संप्रदाय का क्रोध मोल नहीं लेना चाहता। लोह पर्वत संप्रदाय शक्तिशाली है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे जैसा केवल मध्य स्तरीय आरोहण लोक योद्धा नाराज कर सके। ब्रोकेड वस्त्र वाले आदमी ने सिर हिलाया, कुछ लाचारी के साथ बोलते हुए। इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के विभिन्न संकेतों को देखते हुए यह पहले से ही एक आसन्न अराजकता और व्यवस्था के पतन का पूर्वाभास देता है। पहले दाव संघ की कड़ी बाधाओं के साथ साधारण आरोहण लोक विशेषज्ञ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब दाव संघ का ध्यान ज्यादातर मध्य महाद्वीप के पश्चिम में दानव कबीले के खिलाफ युद्ध और रक्त पिशाच संप्रदाय के विद्रोह को दबाने पर है। उनके पास अब साधारण आरोहण लोक योद्धाओं को नियंत्रित करने की ऊर्जा नहीं है। दाव संघ की बाधाओं के बिना कई आरोहण लोक विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों में इंक्रीजिंगली लापरवाह हो गए। रक्त पिशाच संप्रदाय के विद्रोह को दबाने के लिए वर्तमान में युमेश शाही शहर में दाव संघ का कोई आरोहण लोक विशेषज्ञ तैनात नहीं था। केवल कुछ महान क्षेत्र के योद्धा ही बचे थे, लेकिन कुछ महान क्षेत्र के योद्धा संभवतः इन अनियंत्रित आरोहण लोक विशेषज्ञों को कैसे डरा सकते थे? यह देखकर कि दामिनी वास्तव में उसके शक्तिशाली हमले का सामना कर सकती है, प्रवीण सिंह अपनी आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाए बिना नहीं रह सका। इस छोटी कलमुही की ताकत वास्तव में काफी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके बेटे पर्वत सिंह को एक ही तलवार के वार से मार सकती थी। हम छोटी कलमुही, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। आज तुम्हें मेरे बेटे की जान की कीमत चुकानी होगी, प्रवीण सिंह ने ठंडेपन से कहा। इसके साथ उसने दामिनी की ओर एक और हथेली से प्रहार किया। बूम! दामिनी के महापंचतत्व तलवार व्यूह को एक और भयानक झटका लगा। इस बार एक पल के लिए हिलने के बाद पूरा व्यूह एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ ढह गया। दामिनी भी उस प्रहार से बुरी तरह घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर तक उठने में असमर्थ रही। यह देखकर प्रवीण सिंह की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने हाथ बढ़ाया और दूर से दामिनी को पकड़ने की कोशिश की। उसका असली तत्व एक विशाल हाथ में बदल गया जो उसकी ओर बढ़ा। इस छोटी कलमुही को इस तरह मरने देना उसके लिए बहुत आसान होगा। वह उसे अंतहीन पीड़ा देना चाहता था, उसे मौत की कामना करने पर मजबूर करना चाहता था। तभी वह अपनी नफरत को बाहर निकाल सकता था। हालांकि इस नाजुक पल में जब दामिनी प्रवीण सिंह के हाथों में पड़ने ही वाली थी, हरे चौगे में एक आकृति अचानक चमक उठी और दामिनी के सामने हवा में प्रकट हो गई। तुरंत बाद प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और एक विशाल सुनहरी ढाल तुरंत हरे चौगे वाली आकृति के सामने प्रकट हो गई, जिसने बढ़े हुए हाथ को रोक दिया। यह देखकर प्रवीण सिंह की आंखें ठंडी हो गईं। तुम छोटे जानवर, तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। प्रवीण सिंह ने तुरंत अपनी पकड़ को एक प्रहार में बदल दिया। अपनी हथेली को विशाल सुनहरी ढाल के प्रेत की ओर नीचे पटक दिया। एक कान फाड़ देने वाला बूम! इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार को झेलते हुए विशाल सुनहरी ढाल का प्रेत तुरंत टूट गया और अगले ही पल एक कड़क के साथ यह अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बिखर गया और गायब हो गया। लेकिन झिझक के उस संक्षिप्त क्षण में हरे चोगे वाली आकृति ने पहले ही जमीन से दामिनी को पकड़ लिया था और तुरंत गायब हो गई, प्रवीण सिंह के हथेली के प्रहार से बचते हुए। यह देखकर प्रवीण सिंह की आंखों में आश्चर्य का भाव चमक उठा। इस सुनहरी ढाल के प्रेत की रक्षात्मक शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कुछ अधिक थी। इसने वास्तव में उसके हथेली के प्रहार की शक्ति का सामना किया था। हालांकि सुनहरी ढाल का प्रेत अंततः उसकी हथेली से चकनाचूर हो गया था, लेकिन फिर भी यह एक पल के लिए उसका सामना करने में कामयाब रहा था। विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में इतना छोटा सा पल बहुत कुछ हासिल करने के लिए पर्याप्त होता है। तुम छोटे जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी कलमुही को इस तरह बचा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। प्रवीण सिंह ने विराट की ओर देखा, जो दामिनी को पकड़कर एक तरफ हट रहा था, और ठंडेपन से कहा, इस छोटे जानवर में काफी हिम्मत है। उस छोटी कलमुही को बचाने के बाद वह तुरंत भागा नहीं, बल्कि मौके पर ही रुक गया। अरे ओ बूढ़े कुत्ते, जुबान संभाल के, अगर तुमने फिर से बदतमीजी से बात तमीज होने के लिए दोष मत देना। नन्ही नीली चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और गुस्से में प्रवीण सिंह की ओर इशारा किया। हालांकि वह अक्सर विराट के साथ बहस करती थी, लेकिन केवल वही विराट का अपमान कर सकती थी, कोई और नहीं कर सकता था। जो कोई भी विराट का अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह बूढ़ा कुत्ता वास्तव में इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर रहा था। नन्ही नीली चिड़िया इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? प्रवीण सिंह ने नन्ही नीली चिड़िया की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय विराट को एक और हथेली के प्रहार से थप्पड़ मारा। यह नजारा देखकर नन्ही नीली चिड़िया तुरंत क्रोधित हो गई। क्या कमबख्त बूढ़ा कुत्ता है? मुझे नजरअंदाज करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? नन्ही नीली चिड़िया ने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का एक विस्फोट छोड़ा, जो सीधे प्रवीण सिंह की ओर गोली की तरह बढ़ा। प्रवीण सिंह का दिल बैठ गया। वह उस नीली लौ के भीतर निहित घातक खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। प्रवीण सिंह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह अब विराट पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह मुड़ा और अपनी हथेली से आने वाली नीली लौ पर प्रहार किया। बूम! विशाल हाथ जिसने आकाश को ढक दिया था, भयानक नीली लपटों से टकराया, जिससे एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकली। हालांकि जब विशाल हाथ भयानक नीली लपटों से टकराया, तो लपटों की तीव्र गर्मी के तहत हाथ तुरंत टूट गया। हाथ को नष्ट करने के बाद नीली लपटें प्रवीण सिंह की ओर अपना हमला जारी रखती रहीं।
प्रवीण सिंह इससे भयभीत था और जल्दी से पीछे हट गया। तुम बूढ़े कमीने, मुझे अपनी ताकत दिखाने दो, छोटे हरे पक्षी ने अहंकार से कहा। पीछे हटने वालों में से न होने के कारण वह भी चमका नीली बिजली की एक लकीर में बदल गया, क्योंकि उसने प्रवीण सिंह का पीछा किया। नागदंत चावल के डंठलों द्वारा संवर्धित उसकी जन्मजात फीनिक्स ज्वाला एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरी थी, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई, जो शुरुआती चरण के आरोहण लोक योद्धाओं को भी जलाकर मारने में सक्षम थी। यहां तक कि मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञों के खिलाफ भी इसमें अपार शक्ति थी। अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने से पहले वह इस बूढ़े कुत्ते के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अब यह मात्र मध्य आरोहण लोक का बूढ़ा कुत्ता उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रहा था। वह इस अहंकारी बूढ़े कुत्ते को अपनी ताकत दिखाने जा रही थी। यहां तक कि विराट भी नन्ही नीली चिड़िया की जन्मजात लुआन अग्नि की भयानक शक्ति को देखकर कुछ हैरान था। अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने के बाद इस छोटी मूर्ख चिड़िया की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। यदि शार्दुल को अब इसका सामना करना पड़े तो शायद वह केवल पिटेगा। नन्ही नीली चिड़िया ने प्रवीण सिंह का पीछा किया, जमीन से आकाश तक लड़ाई की, यहां तक कि उसका पीछा तब भी किया जब वह तूफानी मंडल में छिपा। हालांकि सैद्धांतिक रूप से केवल आरोहण लोक विशेषज्ञ ही तूफानी मंडल में जीवित रह सकते थे और आरोहण लोक से नीचे के लोग इसकी भयानक आंधी शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह कौन था। आरोहण लोक से नीचे के साधारण योद्धाओं के लिए तूफानी मंडल की आंधी शक्ति वास्तव में एक भयानक खतरा थी। हालांकि नन्ही नीली चिड़िया जैसे शक्तिशाली अर्ध आरोहण लोक विशेषज्ञ के लिए हवा से निकलने वाली भयंकर आंधी ने बहुत कम खतरा पैदा किया। नन्ही नीली चिड़िया द्वारा प्रवीण सिंह का लगातार पीछा किया गया, जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वह इस गंदे पक्षी को हरा नहीं सकता था। इसकी नीली लपटें बस बहुत शक्तिशाली थीं। संपर्क में आने पर उसका असली तत्व जल्दी ही जल जाएगा। बचना असंभव था। गंदे पक्षी की गति अकल्पनीय थी, यहां तक कि वह भी उससे थोड़ा धीमा था। प्रवीण सिंह का नन्ही नीली चिड़िया द्वारा लगातार पीछा किया गया और अंततः उसके पास सुरक्षा के लिए वरुण महल के पड़ाव में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरुण महल के पड़ाव में एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक एल्डर था। यह मध्य स्तरीय आरोहण लोक एल्डर जांग जैसा नहीं था, जो जमीन के गार्ड के रूप में कार्य करता था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। प्रवीण सिंह को वरुण प्रांत के पड़ाव में भागते हुए देखकर विराट ने नन्ही नीली चिड़िया को वापस आने और उसका आगे पीछा न करने के लिए कहा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ नन्ही नीली चिड़िया प्रवीण सिंह एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक योद्धा से निपटने में सक्षम से अधिक थी, लेकिन एक साथ काम करने वाले दो मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञों का सामना करना उसके लिए बहुत अधिक होगा। इसके अलावा वरुण प्रांत का पड़ाव एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह द्वारा संरक्षित था। यदि नन्ही नीली चिड़िया ने अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे बहुत नुकसान होने की संभावना थी। विराट, तुम देखो, नाजुक क्षणों में तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा करना पड़ता है। नन्ही नीली चिड़िया वापस उड़ गई, अहंकार से कहते हुए। तो तुम्हें मेरे साथ सामान्य रूप से अच्छा व्यवहार करना होगा। नाजुक क्षणों में केवल मैं ही तुम्हारा सहारा बन सकती हूँ। विराट इस बेकार और आत्ममुग्ध छोटी मूर्ख पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। उसने दामिनी को उठाया और युवराज युवान के निवास पर लौटने की तैयारी की। तमाशा खत्म हो गया है, तुम अब मुझे जाने दे सकते हो। इस पल सख्त हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? विराट ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। दिखावा करना बंद करो, क्या ये मजाक है? दामिनी ने ताना मारा। मुझे कहना होगा, तुमने वास्तव में बहुत प्रयास किया है। इस नाटक को करने के लिए तुमने एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ को भी जुटाया। तुम कह रही हो कि तुम्हें बचाने के लिए मेरी सारी मेहनत सिर्फ एक नाटक थी? क्या तुम्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने अभी तुम पर हमला किया था उसे मैंने भेजा था? विराट ने मजे और गुस्से दोनों के साथ कहा। क्या ऐसा नहीं है? मैंने तुम्हारी चालें अनगिनत बार देखी हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैंने इसे भांप लिया, क्या ये मजाक है? दामिनी ने ताना मारा। विराट, ये औरत कौन है? इसका आईक्यू इतना पैदल कैसे हो सकता है? नन्ही नीली चिड़िया ने यह सुनकर जिज्ञासा से पूछा। मुझे लगा था कि वैदेही पहले से ही काफी दिमाग से पैदल थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी कोई महिला होगी जिसका दिमाग वैदेही से भी कम हो। विराट ने नन्ही नीली चिड़िया की ओर बिना कुछ कहे देखा। उसने सोचा कि अगर वैदेही ने यह सुना तो वह क्या सोचेगी। विराट ने मन ही मन आह भरी। वैदेही उसकी नजर में एक पूरी तरह से नकारात्मक उदाहरण बन गई थी। न केवल यह मूर्ख पक्षी लगातार दूसरों की तुलना वैदेही से करता था, बल्कि शार्दुल भी ऐसा ही करता था। विराट ने महिला की पैदल सोच प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और बस उसे उठाया और वापस चलना शुरू कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे जाने दो। यह देखकर दामिनी चौंक गई और तुरंत चिल्लाई, क्या तुम अभी भी यहाँ रहना चाहती हो? क्या तुम जीने से थक गई हो? विराट ने उसे बिना कुछ कहे देखा और कहा, तुम मरना चाहती हो? मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए बार बार आने का समय नहीं है। किसने कहा तुम्हें मुझे बचाने के लिए? तुम एक पाखंडी हो। मैं पहले से ही आभारी हूं कि तुमने मुझे मारने के लिए लोग नहीं भेजे। दामिनी ने ताना मारा। अब उसे यकीन हो गया था कि सब कुछ विराट द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था, अन्यथा विराट हमेशा इतना संयोगी कैसे हो सकता था? सही समय पर ठीक जब वह खतरे में थी उसे बचाने के लिए प्रकट होता। विराट, इस बार तुम्हारी पसंद वास्तव में भयानक है। तुम इस तरह की महिला में कैसे दिलचस्पी ले सकते हो? नन्ही नीली चिड़िया ने तिरस्कार के साथ विराट की ओर देखा और कहा, यह छोटी कलमुही केवल थोड़ी सुंदर है, अन्य पहलुओं में वह पूरी तरह से बेकार है। वह मूल रूप से दिमाग से पैदल है। इसके अलावा लुक्स के मामले में भी वह विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है। इसकी तुलना मेरे जैसी बेजोड़ सुंदरता से करने की तो बात ही मत करो। वह उस लोमड़ी के साथ भी तुलना नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि तुम उसमें क्या देखते हो। छोटी मूर्ख चिड़िया, बकवास बंद करो। विराट ने काले चेहरे के साथ कहा। तुम दिखावा करने में वास्तव में अच्छे हो। चाहे तुम कितना भी अभिनय करो, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। यह देखकर दामिनी ने ठंडेपन से सूंघा। हाँ, मैं अभिनय कर रहा हूं, मैं नाटक कर रहा हूं, तो क्या? विराट ने गुस्से में कहा। क्योंकि यह महिला आश्वस्त थी कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है और उसके प्रति बुरे इरादे रखता है, तो उसे इतना समझाने की क्या जरूरत? वह बस इसे सीधे स्वीकार भी कर सकता है। आखिरकार तुमने मान ही लिया। दुनिया में सबसे घृणित व्यक्ति तुम्हारे जैसा पाखंडी है। तुम परोपकार और नैतिकता का दिखावा करते हो, लेकिन वास्तव में तुम विश्वासघात और घृणित कृत्यों से भरे हो। दामिनी ने ताना मारा। सही बात है, मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। क्या तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? विराट ने उपहास किया। उसने अब और समझाने या बहस करने की जहमत नहीं उठाई, बस इसे सीधे स्वीकार कर लिया। वैदेही से भी कम दिमाग वाली महिला को समझाना ऊर्जा की बर्बादी थी। यह देखकर कि हरे वस्त्रधारी युवक ने आखिरकार अपना मुखौटा उतार दिया है, दामिनी को जीत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह और भी अधिक घबरा गई। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? दामिनी ने पूछा। उसकी आंखों में दहशत चमक रही थी, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। इस कामुक चोर ने अपना मुखौटा पूरी तरह से उतार दिया था। क्या होगा अगर उसने खुद को उस पर थोप दिया? यह कामुक चोर पहले से ही बहुत मजबूत था और अब जब वह गंभीर रूप से घायल थी तो वह उसका विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन होगी। हे, तुम्हें क्या लगता है? विराट ने उसकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। चूंकि यह महिला आश्वस्त थी कि वह उसके प्रति बुरे इरादे रखता है, तो वह उसे थोड़ा डरा भी सकता है। यकीन मानिए, विराट की बातों से चौंककर दामिनी का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। मुझे जाने दो, तुम कामुक चोर, तुमने मेरी पवित्रता को अपवित्र करने की हिम्मत की। मैं भूत बनकर भी तुम्हें सताऊंगी। दामिनी ने हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, विराट के हाथों में यह व्यर्थ था।
विराट ने सीधे उसके असली तत्व और मेरिडियन को सील कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गई। दामिनी हिलने डुलने में असमर्थ थी। उसका चेहरा निराशा से भर गया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो इस कामुक चोर के हाथों में पड़ते ही उसे इस तरह के अपमान से बचने के लिए आत्मविनाश कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर वह आत्मविनाश करती और मर जाती तो उसके पूर्वजों के प्रतिशोध का क्या, उसके संप्रदाय और परिवार का क्या? उसे तैयार करने के लिए पूरे स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय ने पहले ही अपने संसाधनों का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। यदि वह अब भी मर जाती तो क्या स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के पास कभी भी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती? इस पल दामिनी निराशा, भय, आक्रोश और दुख से भर गई थी। उसके भीतर 100 भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। यह देखकर विराट का दिल पिघल गया और वह लगभग सील हटाने में उसकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन इस महिला के स्वभाव के बारे में सोचते हुए अगर उसने अब सील हटा दी तो वह शायद आत्मविनाश कर लेगी। उसकी सुरक्षा के लिए विराट केवल अपने दिल को पत्थर कर सकता था। विराट ने दामिनी की ओर दोबारा नहीं देखा। वह उसे लेकर नन्ही नीली चिड़िया के साथ युवराज युवान के निवास पर लौट आया। युमेश शाही शहर, वरुण प्रांत। प्रवीण सिंह जले हुए धुएं से ढका हुआ और पूरी तरह से अव्यवस्थित दिख रहा था। दूर से देख रहा था कि नीले वस्त्रधारी युवक काले वस्त्रधारी महिला को ले जा रहा है। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। हालांकि युमेश का शाही शहर शक्तिशाली संरचनाओं की परतों में डूबा हुआ था। इसकी दमनकारी आभा बेहद भारी थी और इसका स्थान अविश्वसनीय रूप से स्थिर था। यहाँ योद्धाओं के दृश्य अवलोकन और दिव्य चेतना दोनों में काफी हस्तक्षेप किया गया और दबा दिया गया। हालांकि प्रवीण सिंह अभी भी एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ था। अपनी अवलोकन क्षमताओं के दबने के बावजूद वह अभी भी बहुत दूर देख सकता था। कम से कम बिना किसी समस्या के युमेश के शाही शहर के आधे हिस्से में प्रवेश कर सकता था। युवा जबिन, वह नीले वस्त्रधारी युवक आखिर है कौन? प्रवीण सिंह ने जबिन की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसका चेहरा काफी गंभीर था क्योंकि उसने पूछा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था कि केवल एक मध्य स्तरीय लघु महान क्षेत्र चींटी के पास उसके पक्ष में इतना शक्तिशाली रूहानी पालतू जानवर होगा। उसकी राय में इस नीले वस्त्रधारी युवक की कोई न कोई पृष्ठभूमि जरूर होगी। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर प्रमुख ताकतों के महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान से याद करने के बाद उसने पाया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर महत्वपूर्ण ताकतों के बीच ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लग रहा था। यहां तक कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में भी लोह पर्वत संप्रदाय कोई नगण्य महत्वहीन शक्ति नहीं थी। संप्रदाय प्रमुख के रूप में शक्ति सिंधु महाद्वीप की उनकी समझ साधारण योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। उसे मध्य महाद्वीप में महत्वपूर्ण ताकतों और उनके भीतर के आंकड़ों का एक सामान्य विचार था। हालांकि यह नीले रंग का युवक किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाता था जिसे वह जानता था। ओह, संप्रदाय प्रमुख प्रवीण, क्या आप उस नीले वस्त्रधारी युवक का जिक्र कर रहे हैं जिसने काले कपड़े वाली महिला को बचाया था? जबिन ने प्रवीण सिंह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। एल्डर जांग, जो शुरुआती आरोहण लोक में थे, की रिपोर्ट के बाद उन्हें चंद्रसराय में क्या हुआ था इसकी सामान्य समझ थी। जैसी कि उम्मीद थी, विराट ने आखिरकार नाजुक पल में हस्तक्षेप किया था और प्रवीण सिंह न केवल खुद का बदला लेने के लिए काले कपड़े वाली महिला को मारने में विफल रहे, बल्कि विराट के बगल में नन्ही नीली चिड़िया के हमले से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। सच कहूं तो जबिन इस परिणाम से काफी हैरान था। उसने सोचा था कि प्रवीण सिंह की ताकत के साथ वह कम से कम विराट को नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल का उपयोग करने के लिए मजबूर करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट के बगल में नन्ही नीली चिड़िया इतनी जल्दी बढ़ेगी। यहां तक कि प्रवीण सिंह को देखते हुए वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि लोह पर्वत संप्रदाय कमजोर नहीं था, फिर भी यह वरुण महल जैसे विशालकाय संप्रदाय से काफी कमतर था। खासकर जब से जबिन के पिता वरुण महल के ग्रैंड एल्डर गंगाधर ने अब आरोहण लोक के शिखर को तोड़ दिया था, वह आसानी से जबिन को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संप्रदाय प्रमुख प्रवीण, चिंता न करें, वह नीले वस्त्रधारी युवक कोई बड़ी तोप नहीं है, बस दक्षिणी महाद्वीप का एक देहाती गंवार है। जबिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुमने क्या कहा? वह नीले वस्त्रधारी युवक दक्षिणी महाद्वीप का एक देहाती गंवार है? प्रवीण सिंह ने पूछा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दक्षिणी महाद्वीप में ऐसी प्रतिभा कैसे उभर सकती है और उसके पास इतना शक्तिशाली रूहानी पालतू जानवर भी है? थे। विराट ने इन टूटे हुए नवीन रैंक के जादुई खजानों को अनंत परम मीनार में